हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2023 13 अक्टूबर का शिफ्ट 3। तो हमारा पहला क्लोज टेस्ट यहाँ में एक बार फिर से मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखा दिया है, एक बार आप देख लो फिर हम आगे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू दैट डिमांड्स इमीडिएट डैश। क्या होगा? कह रहा है क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल इशू है जिसमें तुरंत, दैट डिमांड्स, जो कि डिमांड करता है इमीडिएट, तुरंत, किस चीज़ की? एक्शन की, डिले की, डिफरेंस की, अपैथी की। बहुत आसान है। वैसे भी इन्वायरमेंट बेस्ड जितने भी क्लोज टेस्ट आते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि हम बार बार आर्टिकल इस तरीके का पढ़ते रहते हैं तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। अपैथी का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर, वो ये नाउन है। डिफरेंस का सबको पता है, अंतर, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। डिले नहीं होगा। एक्शंस अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा, इमीडिएट स्टेप्स उठाने होंगे। किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। द अर्थ क्लाइमेट्स इज अंडर गोइंग डैश चेंजेस प्राइमरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसको देखने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान दी है, 2023 का मैंने जितने भी क्लोज टेस्ट कराए हैं, ठीक है, और फिर आप 2022 के देख रहे हैं जितने भी मैंने कराए, और 2017 का, एक शिफ्ट में अगर इन्वायरमेंट के ऊपर क्लोज टेस्ट आया है तो हर शिफ्ट में एक ना एक आता ही है। ध्यान दिया है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर करप्शन के ऊपर आया है तो सारी शिफ्ट में करप्शन के ऊपर आया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर के दौरान भी, जैसे मान लो इन्वायरमेंट के ऊपर क्लोज टेस्ट आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जितने भी क्लोज टेस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसको दोबारा कर लें। उससे क्या होगा कि जो वर्ड वहाँ पे यूज़ हुए हैं, हो सकता है जब हम पेपर में जाएं तो 5 में से 3 या 2 ऐसे ही फंस जाएं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हो गया तो एक जो 2 गलत होने की संभावना होती है वो भी एकदम नील हो जाएगी। द अर्थ क्लाइमेट चेंज इज अंडर गोइंग, कह रहा है जो अर्थ की जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो चेंज हो रहा है। इज अंडर गोइंग मतलब हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्राइमरली किसकी वजह से? मतलब मेन क्या वजह है उसकी? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, चाहे वो कोयला हो गया, जितने भी फॉसिल फ्यूल है, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसकी वजह से हो रहा है। एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, जब हम पेड़ों को काटते हैं, क्या होगा यहाँ पे? प्रोफाउंड, हार्ड, सिंपल, ऑनेस्ट। इस यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब। अंडरगोइंग क्या, लिंकिंग वर्ब कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। अंडरगोइंग क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पे क्या आना चाहिए? चेंज तो आ गया है, चेंजेस, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो क्या होगा बताओ? प्रोफाउंड होगा, हार्ड होगा, सिंपल होगा, ऑनेस्ट होगा, क्या होगा? हार्ड चेंजेस हो रहे हैं, नहीं निकल रहा है। सिंपल आसान, नहीं। ऑनेस्ट ईमानदार, नहीं। प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र जो इफेक्ट हैं उसके, वो हो रहा है। अर्थ क्लाइमेट इज अंडर गोइंग प्रोफाउंड चेंजेस, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो उतने ज़्यादा चेंजेस में आ रहा है। किसकी वजह से? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? और एक चीज़ और है, पेपर को टफ और आसान क्या बनाता है? उसके ऑप्शन। ये ऑप्शन बहुत ईजी थे 3। अगर किसी को प्रोफाउंड का मतलब नहीं भी पता था तो वो देख के समझ सकता था कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा। इस तरीके से भी दिमाग लगाना है। जब इजी क्लोज टेस्ट आए उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो गलत नहीं करेंगे। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर डैश एंड इंक्लूड राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या कह रहा है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो परिणाम होंगे किसके? क्लाइमेट चेंज के, आर डैश पता नहीं, एंड और इंक्लूड, वो इंक्लूड क्या करेंगे? राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, मतलब विश्व में जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, वो बढ़ेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत ज़्यादा वेदर्स के इवेंट जो होंगे वो बहुत खतरनाक दिखेंगे, मतलब कहीं फ्लड आ गया है ना, कहीं सूखा पड़ गया, या कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो ये सब परिणाम हमको दिख सकते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी से मतलब क्या हो गया कि जो भी हैबिटेट है किसका?
स्पीसीज का, जितने भी जीव जंतु हैं उनके जो घर हैं उसका लॉस दिखेगा। चाहे वो पानी के अंदर हो, भाई बायोडाइवर्सिटी जो हैबिटेट है वो तो ओशन के अंदर भी होती है ना, समुद्र के अंदर भी होती है और ऊपर भी होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं पॉल्यूशन सबको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। भरें क्या, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर, उनके परिणाम कैसे होंगे, क्लीन होंगे, फार रीचिंग होंगे, इनएडिक्वेट होंगे, शॉर्ट साइटेड होंगे। क्लीन तो हो नहीं सकता, साफ, इसका मतलब नहीं। फार रीचिंग मतलब बहुत ही गंभीर परिणाम जो कि काफ़ी समय तक दिखेंगे और काफ़ी लार्ज एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया में दिखेंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, काफ़ी अच्छी मीनिंग दे रहा है। इनएडिक्वेट का मतलब है कि जो चीज़ मतलब पूरी ना हो या फिर हम थोड़ी सी हो, तो इनएडिक्वेट का यहाँ पे मतलब नहीं आ रहा। शॉर्ट साइटेड का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते, बस उसी समय ही बहुत ज़्यादा डीप ना सोचकर बस थोड़ा सा देखा, अच्छा हाँ ठीक है और कोई स्टेप ले लिया, एक इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेड। तो ये तो भी मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। बेस्ट मीनिंग इसका आ रहा है फार रीचिंग आ रहा है, और ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। वैसे एडजेक्टिव तो यहाँ सारे ही हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स, कह रहा है कि इन जो इफेक्ट्स हैं इनको शांत करने के लिए, मिटिगेट का सिनोनिम बता दीजिए एक जो बार बार आजकल एसएससी पूछता है। ठीक है, इट इज़ क्रूशियल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है जो वातावरण में जा रहा है इसको रिड्यूस करें। प्रमोट करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी को, सही बात है, मतलब चाहे वो सोलर सेल हो गए या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, हमको इनको प्रमोट करना चाहिए कि वहाँ से कोई ग्रीन हाउस गैस ना निकले। एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल, क्या सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो सबको देखे, हर चीज़ ऐसे मेथड हो जो सबके बारे में सोचे, चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो, चाहे वो नेचर के बारे में हो, चाहे वो रिवर के बारे में हो, जो सबका भला सोचे, सस्टेनेबल। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, सॉल्यूशन, इफेक्ट्स, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। सस्टेनेबल कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम नहीं, सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं, इफेक्ट्स क्या होगा ये, सस्टेनेबल इफेक्ट्स नहीं, सॉल्यूशन चाहिए ना हमें, सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए जो हर चीज़ों को सही कर दे, क्लाइमेट को भी चेंज सही कर दे, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर दे। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ऐसे सॉल्यूशन लाने चाहिए जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हम कमी ला सकें। Additionally, raising awareness and educating the public about the importance of conservation and environmentally friendly practices are essential. ठीक है, कह रहा है और रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को सिखाना, किसके बारे में, अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के बारे में, एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, और ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे काम या फिर ऐसे ह्यूमन के जो काम कर रहा है वो ऐसी प्रैक्टिस हो कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, कि वो किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। आर एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है, ऐसा करना, कह रहा है कि इसीलिए ऐसी जागरूकता में फैलानी है, लोगों को एजुकेट करना है कि उनके कामों की वजह से वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और चीज़ों को कंजर्व करें, है ना, कंजर्वेशन में किसी को बचाएं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कॉपरेशन एंड इंटरनेशनल डैश आर नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज कलेक्टिवली, कह रहा है कि कॉपरेशन का जरूरी है, मतलब लोगों को साथ मिलना चाहिए, एंड इंटरनेशनल जितने भी देश हैं क्या चाहिए, इंटरनेशनल का क्या करना है, डैश आर नीडेड, उन मतलब एक साथ आएँ और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें एक साथ मिलकर। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटरनेशनल इंस्टांसेस नहीं, एफर्ट्स हो सकता है, प्रयास, डायरेक्शन नहीं, केसेस नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, एफर्ट्स होगा, सिंपल था एकदम। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्लोज टेस्ट है KIPS विद इट्स डैश इन स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन डैश द कंप्यूटर सीरीज साइबर बीन्स। अब ये KIPS क्या होगा, कुछ लोग पूछेंगे भाई कोई नाम होगा, कोई इंस्टीट्यूट होगा, क्या करना है, नाम है ऐसे ही देख लेते हैं। KIPS विद इट्स वास्ट इन स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन, कह रहा है कि कुछ वास्ट है उसके पास, किस चीज़ में, स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन में, कंप्यूटर सिखाने में।
मेंबरशिप विद इट्स वास्ट मेंबरशिप, बिलीफ तो नहीं होगा क्योंकि विश्वास नहीं, शेयर करना नहीं, एक्सपीरियंस और मेंबरशिप, क्या सही लग रहा है बताओ? वास्ट मेंबरशिप है इन स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन में या एक्सपीरियंस है? देखते हैं, चलो कुछ लोगों सबको समझ में आ गया होगा। अगर 2% लोगों को कोई डाउट है तो आगे देखो। KIPS with its vast dash in school computer education dash the computer series cyber beans will designing is designing, इसका मतलब डिज़ाइन की बात हो रही। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? मेंबरशिप की एक्सपीरियंस, कुछ कोर्स बनाया है उन्होंने, डिज़ाइन किया है, क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे बताओ, विद इट्स वास्ट, यहाँ पे क्या था? एक्सपीरियंस। ठीक है, इन स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन विल डिज़ाइन, डिज़ाइंड, हैज़ डिज़ाइन, इज डिज़ाइनिंग। अब देखो क्या है, पूरे क्लोज टेस्ट का टेंस क्या है? इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, हटा दो, मतलब प्रेजेंट टेंस है, विल हटाओ, डिज़ाइन हटाओ। हैज़ डिज़ाइन लगाओगे कि इज डिज़ाइनिंग लगाओगे? ये बताओ, डिज़ाइनिंग हो रही है या हो चुकी है? हैज़ डिज़ाइन पास्ट परफेक्ट का कब प्रेजेंट परफेक्ट का कब यूज़ करते हैं? कि जो काम पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और उसका रेलेवेंस अभी प्रेजेंट में भी हो, ये टेंसेस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने जो साइबर सीरीज ये जो बनाई है कंप्यूटर की, अब पहले कभी बनाई होगी थोड़े से पहले, मगर अभी भी रेलिवेंट है ना वो, तो रेलिवेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? हैज़ डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन कर नहीं रहे हैं, बना चुके हैं। विद दिस वास्ट एक्सपीरियंस स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ डिज़ाइंड। अगर यहाँ पर भी दिक्कत है, मान लो यहाँ कन्फ्यूज़न रह जाए, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आगे चलेंगे, देखेंगे। दिस इज़ द डैश कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज। अभी हमको ये नहीं पता लीस्ट, मोर, मोस्ट, तो हम बाद में सोचेंगे। हमें इतना पढ़ के पता चल गया सेकेंडों में कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज है। ये इनको कैसे पता चला? जब बना रहे हो कोई चीज़ तो तुम्हें कैसे पता चल जाएगी कि वो कॉम्प्रिहेंसिव है, अच्छी है, ख़राब है? कैसे पता चल जाएगी? मतलब बन चुकी है थोड़े दिन पहले, तभी तो पता चला है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैज़ डिज़ाइन, इट डिज़ाइनिंग नहीं। समझ में आया? कन्फर्म हो गया ऑप्शन। इस तरीके से जब पिछले वाला भरा करो तो आगे पढ़ते हुए भी अगर कोई क्लू मिल जाए कि यार पहले वाला गलत हो गया कहीं, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार झलक मार लेनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द लीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जिस चीज़, मतलब ऐसा कोड जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूड है ना? ऐसी चीज़ जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूड है, ये हो गया। दिस इज द लीस्ट, सबसे कम है, हटा दो। मोर आएगा, मोस्ट आएगा कि ग्रेट आएगा? याद करो, कुछ याद करो एडजेक्टिव के बारे में, डिग्रीज के बारे में, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? सुपरलेटिव से पहले क्या दिखता है? द दिखता है, क्या होगा? मोस्ट होगा। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया इसको मैंने डिग्री के बारे में। किसी को प्रॉब्लम है तो वो पहले वाली वीडियो जरूर देखे। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज डैश इज फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? हु आएगा, हुज आएगा, दैट आएगा, विच आएगा? क्या आएगा? चलो, हु तो कहते हैं लोगों के लिए आता है, खत्म हो गया। हुज जो है वो पोजीशन के लिए आता है, खत्म हो गया। अब बताओ कि दैट आएगा कि विच आएगा? अब ये मत बोल देना कि सर दैट नहीं आएगा, विच आएगा। हाँ ठीक है, विच आएगा, या फिर सर विच नहीं आएगा तो दैट आएगा। क्यों सर? पता नहीं, बस क्योंकि अब ये कोई सीरीज़ है तो कुछ भी लिख सकते हैं। कोई सीरीज़, कोई लिविंग थिंग होना है तो विच भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। दैट सुना भी है सर कि ओमिट भी कर सकते हैं, या विच दैट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर ऑप्शन में तो दिया हुआ एक। अब बताओ क्या करोगे? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक होता है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो अभी एग्जांपल बताऊंगा। और एक होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ये होते क्या है? सेंटेंस से समझो। जैसे अगर मैं लिखूं, दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे ये जो दैट है ये किसको लिए बता रहा है? बुक के लिए बता रहा है, ठीक है। दिस इज द बुक, दिस इज, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये क्या है? रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दैट है
ये आइडेंटिफाई, ये पहचान रहा है कि ये दैट किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक सेंटेंस देखो, जैसे अगर मैं लिखूं माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे दैट लिव्स इन दिल्ली क्यों लिखा मैंने, हु लिव्स क्यों नहीं लिख दिया। एक तरीके से समझने की कोशिश करो, माई ब्रदर, अगर मैं इसको हटा दूं, इस इतने सेंटेंस को हटा दूं, मान लो भूल जाओ लिखा ही नहीं है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो क्या इसकी ये इंपॉर्टेंट था इतना, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर नहीं था, नहीं था ना, ये से काम चल सकता था, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दी अपने भाई के बारे में, हु लिव्स इन दिल्ली। अगर इसको देखो, दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं दैट ना बोलता तो तुम्हें कैसे समझ में आता कि ये यही किताब थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये दैट बताने के लिए यूज हुआ कि ये जो सेंटेंस बोला गया था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये इस बुक के बारे में बोला गया था, मगर ये बताने के लिए था कि ये एक तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसको जोड़ा गया। मगर यहाँ पे जब मैंने बोला माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, जब मैंने बोला मेरा भाई, तो तुम समझ गए कि वो मेरा भाई है, समझ गए मेरा भाई है। ये तो मैंने तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया कि जो दिल्ली में रहता है वो डॉक्टर है। अगर मैं ना भी देता तो काम चल जाता, मगर अगर मैं यहाँ पे दैट ना लगाता तो तुम कंफ्यूज हो सकते थे कौन सी किताब। अगर मैं ऐसे बोलता दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग, फिर मैं थोड़ा सा गैप लेता, बोलता आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तुम सोचते क्या मतलब दिस इज द बुक, ये किताब है, मैं बात कर रहा था, दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तब पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जो रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब जो नाउन के लिए बताता है, और इसको बोलते हैं नॉन रेस्ट्रिक्ट, अगर लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है लगाओ, नाम से मतलब नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए इसका यूज़ क्या है। अब एक चीज़ सुन लो, ऐसे केसेस में जब दैट आता है, जैसे दैट हो गया अगर थिंग्स के लिए आ रहा है, ठीक है, और हु, और ये जो दैट होता है, मान लो ये पीपल के लिए भी आ जाता है, तो इनके पहले कॉमा नहीं देखोगे, कॉमा नहीं देखोगे। क्यों, कॉमा कब देखोगे, जब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, मगर इनके पहले कभी कॉमा नहीं देखोगे अगर वो बता रहे होंगे उस नाउन के बारे में, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि किसके बारे में बात हुई। बात समझ में आई यहाँ तक। मगर अगर देख लो जैसे विच, इस कंडीशन में तो वो थिंग्स के लिए यूज होगा, चीज़ों के लिए, और हु जो है वो लोगों के लिए यूज होगा। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहे होगे तो ज़्यादातर देखोगे कि यहाँ पे ये कॉमा में लिखे होंगे, एक तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब यहाँ बताओ कि दैट और विच में क्या आएगा, फोर्थ वाले में, एक मिनट, हाँ ये बताओ, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज दैट इज फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग या विच इज फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग। अब ये बताओ यहाँ पे वो, अगर तुम इतना बता देते मुझे कि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज, कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी यहाँ तक बताने में, नहीं थी, चाहे बताओ आगे या ना बताओ कोई दिक्कत नहीं थी, मगर फिर भी तुमने बताया विच इज फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, जो कि रट्टाफिकेशन से फ्री है। और ये देखो यहाँ पे एक कॉमा लगाओ। अब यहाँ पे इसलिए कॉमा नहीं लगा क्योंकि यहाँ से सेंटेंस खत्म हो गया। मान लो यहाँ पे सेंटेंस फिर से स्टार्ट होता तो यहाँ ये कॉमा लगा देते, ठीक है। तो वो हमेशा जब भी कॉमा आएगा ना तो यहाँ लगाओगे विच या हु, समझ रहे हो, इतना समझ लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ना तो फिर पूरा 1 घंटे का उसी का लेक्चर हो जाएगा। तो विच यहाँ पे होगा, और अगर ये कॉमा ना होता तो इसका मतलब यहाँ पे जो दैट आता है वो डायरेक्टली इस नाउन के लिए होता, समझ आया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विच होगा। जिनको कुछ समझ में नहीं आया है तो भाई इतना समझ लो, अगर कॉमा है आगे तो विच का यूज़ करना, विच या हु, ठीक है। विच मतलब थिंग्स के लिए और हु जो है वो लोगों के लिए। यहाँ पे दैट जो है वो थिंग्स के लिए भी आ सकता है और हु और दैट जो है वो लोगों के लिए आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज विच इज फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग। अब यहां से स्टॉप हो गया। वाइल डिजाइनिंग दिस सीरीज, जब हम डिजाइन कर रहे थे, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैज बीन पुट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। पुट इनटू किस चीज़ में, पुट इनटू गिव ईच डैश अ प्रैक्टिकल शेप। अब ये बताओ, जब कोई कोर्स बनाया गया है
और ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एफर्ट लगाए हैं प्रैक्टिकल शेप देने में। किस चीज़ को? आप सोचो, किस चीज़ को? एक्सपेक्ट को। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कह दूं कि किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी चीज़ के पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, है ना, तो वो एक्सपेक्ट होता है, यहाँ मीनिंग नहीं आएगा। व्यूज़ नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट, हाँ हो सकता है भाई, कंप्यूटर सीरीज में अगर कोई कॉन्सेप्ट होंगे उनको प्रैक्टिकली समझाया गया होगा, है ना, तो ये हो सकता है। प्रोसेस, मैथड्स नहीं, तो ये क्या होगा? यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है? कॉन्सेप्ट। a lot of effort has been put into to give each concept को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए। कैसा प्रैक्टिकल शेप? कि रट्टाफिकेशन नहीं कराया, समझा समझा के अच्छी तरीके से राइट के साथ रिलेट करके पूरा प्रूफ देकर समझाया गया है। इसलिए कह रहा है कि कॉन्सेप्ट को हमने प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश की है इस कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज में। तो ठीक है, अब थर्ड क्लोज टेस्ट देखो। फिर से मैंने थोड़ा सा बड़ा था इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, एक बार ध्यान दे लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस डैश। कह रहा है एक्सप्लॉयटेशन का मतलब अगर आप किसी का फ़ायदा उठाते हैं, वो कमज़ोर है या किसी समस्या में फंसा हुआ है, तो फिर आप उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। कह रहा है जो मार्केट प्लेस में एक्सप्लॉयटेशन होता है वो बहुत तरीक़ों से होता है, यही मतलब होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मीन्स होगा, पाथ्स होगा, स्टेटस होगा, वेज होगा। देखो पाथ्स हो गया रास्ता, तो इससे मतलब नहीं। स्टेटस किसी की रैंक है, क्या सोसाइटी में क्या उसका पद है, उससे हम बोलते हैं बहुत हाई स्टेटस के लोग हैं सब, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। मीन्स का मतलब क्या हो गया? मीन्स हो गया माध्यम, किसी के माध्यम से। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर एक सेंटेंस बोलूँ जैसे देयर आर मैनी वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव योर हेल्थ, बहुत से तरीके हैं, बहुत से साधन हैं तुम्हारी हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो मीन्स का यहाँ मतलब नहीं आ रहा है, यहाँ पे मतलब आ रहा है वेज का। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज, बहुत तरीक़ों से हो सकते हैं, मतलब होते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं, बहुत से तरीक़ों से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है मार्केट प्लेस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा है, समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन dash trade practices such as when shopkeepers weigh less than what they should or when traders add charges that weren't mentioned before। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कह रहा है कभी कभार जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सामान बेचते हैं, वो इंडल्ज हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं किस चीज़ में? इन डैश ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो वो ट्रेड करते हैं, कैसी प्रैक्टिसेस? अब देखो, सच एज एग्जाम्पल दे रहा है, व्हेन शॉपकीपर्स वे लेस, जब वो कम तौलते हैं, देन व्हाट दे शुड, उससे कम तौलते हैं जितना उनको तौलना चाहिए, और व्हेन ट्रेडर्स ऐड चार्जेस, जब वो चार्जेस लगा देते हैं, दैट वर नॉट मेंशन बिफोर, जो कि पहले नहीं लिखा होता है, मतलब ऐसे चार्जेस लगा देते हैं जो आपको पहले नहीं पता होता मगर बिलिंग करते समय आपके सामने लगा देते हैं। ठीक है, क्या आना चाहिए? समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन, सम्मिलित होते हैं कैसी चीज में? अनफेयर, डिसेंट, पार्शियल, एथिकल। बहुत सिंपल है। एथिकल तो मॉरल का होता है ना, हमारे सिद्धांतों का, ये तो हो नहीं सकता। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट, ये भी नहीं हो सकता। डिसेंट मतलब अच्छा, ये भी नहीं हो सकता। अनफेयर, खराब तरीके से, ठीक है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके से। तो समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर, जो कि फेयर नहीं है, जो कि सही नहीं है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सच एज जब शॉपकीपर वे लेस करते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? और व्हेन डैश गुड्स आर सोल्ड, चलो अब यहाँ तक समझ में नहीं आया। ऑप्शन को देखें कि कह रहा है कि जब सामान बिक जाते, कैसे सामान, कैसे सामान? वो अनफेयर वाले जब वो बेचेंगे तो वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, खराब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कैसे? प्यूरिफाइड अडल्ट्रेट डिजीज लिक्विड। सोचो क्या पढ़ते हो, गुड्स के साथ, फूड के साथ जब मिलावट होता है तो आप आर्टिकल में ज़्यादातर क्या वर्ड पाते हैं? इस ऑप्शन में आपको दिख जाए, अगर उसको टिक मार दीजिए, सोच लिए क्या होगा। प्यूरिफाइड, फूड के साथ प्यूरिफाइड पाते हो, गुड्स के साथ प्यूरिफाइड पाते हो? नहीं, प्यूरिफाई करना नहीं। अडल्टर्ड बहुत बार, डिसीज्ड नहीं, लिक्विड नहीं, तो क्या होगा? एडल्ट्रेट होगा, मिलावट, है ना। इजी, काफ़ी इजी है। तो मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर, कह रहा है कि जो मार्केट है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। व्हेन
प्रोड्यूसर्स आर फ्यू, जब पैदा करने वाले सामान को पैदावार जो करते हैं जिनकी, वो कम हो, एंड पावरफुल और ताकतवर हो, वेयर एज कंज्यूमर्स जो ग्राहक हैं परचेज इन स्मॉल अमाउंट, जब वो कम सामान स्मॉल अमाउंट में खरीदते हैं, एंड और आर डैश, अब बताओ क्या होगा, कंसेंट्रेटेड स्कैटर्ड ऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्डरली। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे एक दुकान है, इसकी दुकान का हम नाम लग देते हैं रामू की दुकान, ठीक है। एक आदमी यहाँ रह रहा है, एक आदमी यहाँ रह रहा है, एक आदमी यहाँ रह रहा है, एक आदमी यहाँ, एक बहुत सारे रह रहे हैं ऐसे अलग अलग, और पूरे मोहल्ले में इसी की दुकान है, ठीक है। अगर किसी को दूसरे के पास जाना है तो यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर जाए, ठीक है। अब इसके पास अरहर की दाल है 70 रुपये किलो, मगर जब आप यहाँ से ख़रीदने जाते हैं तो आपको मिल जाती है भाई, मान लेते चलते हैं 55 रुपये किलो, ठीक है। अब यहाँ का वाला जो आदमी है, यहाँ से डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर, यहाँ पे है 45 किलोमीटर। आप इसके पास लेना पसंद करोगे, ये 45 किलोमीटर दूर जाओगे। भाई एक दुकान है, 45 किलोमीटर बाद दूसरी दुकान है, ठीक है, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। इस दुकान वाले का थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्यों? एक तो पहले मोहल्ले में एक ही दुकान है, और लोग भी इतने दूर दूर हैं कि यहाँ पे कोई इनके आसपास दुकान खोलना नहीं चाहता। मान लो अब यहाँ अकेले घर बना के रह रहे हो, कोई दुकान खोलेगा यहाँ पर? उसको क्या फ़ायदा है? एक कस्टमर के लिए कौन दुकान खोलता है? मतलब थोड़े कस्टमर के लिए कौन दुकान खोलता है? नहीं खोल सकता। तो कहना यही चाह रहा है कि जब कंज्यूमर थोड़े थोड़े अमाउंट में सामान लेते हैं और वो कंसंट्रेटेड नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या नहीं होते फिर? स्कैटर्ड, फैले हुए होते हैं। तो वो एक ही दुकान वाला या एक ही मार्केट प्लेस वाला अपनी मनचाही रेट में आपको सामान बेचता रहता है। दिस हैपन्स स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज, ये तब ज़्यादा होता है जब बड़ी कंपनियां आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स, जब ये अपने सामान प्रोड्यूस कर रही होती हैं। दीज कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ, ये जो कंपनियां हैं जिनके पास बहुत पैसा है, पावर है और पहुंच है, रीच है, कैन डैश द मार्केट इन वेरियस वेज। क्या मतलब निकला? ये जो कंपनियां हैं जिनके पास बहुत पैसा है, पावर है, रीच है, कैन कर सकती हैं मार्केट को बहुत तरीकों से। क्या कर सकती हैं? सोचो, ऑप्शन मत देखो, दिमाग लगाओ, हिंदी में सोचो क्या कर सकती हैं। ये बड़े ताकतवर लोग क्या कर सकते हैं? सरेंडर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्साइज कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। सरेंडर तो ख़त्म हो गया। एक्साइज का मतलब होता है कि अपनी पावर को एक्साइज करना, अपनी पावर को दिखाना, या फिर एक एक्साइज हो गया। तो दोनों ही मीनिंग नहीं आ रहा है। कैन एक्साइज द मार्केट, एक्साइज कर सकते नहीं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय करना, ठीक है, और या फिर यूज़ करना कोई चीज़, तो ये भी मतलब नहीं आ रहा है। मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा उस मार्केट प्लेस में। तो ये कह रहा है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लो कोई भी बड़ी कंपनी है, वो अगर वो उसके पास जो वो प्रोडक्ट बनाती है वो बहुत पसंद है हम लोग को, मान लो बहुत पसंद है, और वो 8 रुपये की कोई चीज़ बेच रही, अगले दिन से 20 रुपये की बेचने लगे, मगर वो जो प्रोडक्ट बेच रही है वो दूसरा कोई नहीं बेच रहा है, इसलिए लोग को 20 वाला भी खरीदना होगा। इसीलिए कह रहा है जो ताकतवर लोग हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं काफ़ी तरीके से। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।